इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ेनोफनीज़ के बारे में। ज़ेनोफनीज़ की एग्जैक्ट डेट्स कंफर्म नहीं है, लेकिन माना जाता है उनका जन्म हुआ था 570 बीसी में और उनकी डेथ हुई थी 478 बीसी में। और जब उनकी डेथ हुई तब वो 92 ईयर्स के थे। उनका जन्म हुआ था कोलोफन नाम की सिटी में। कोलोफन एक आयोनियन सिटी है। माइलेटस सिटी आपको पता है, जहाँ के 3 फेमस फिलोसफर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, थेलीस को, एनेक्सीमेंडर को और एनेक्सीमेनस को। तो ये जो माइलेटस सिटी है, इससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो एक सिटी आएगी एफेसस के नाम से। और एफेसस एक फेमस सिटी है जहाँ एक फिलोसफर का जन्म हुआ था, हेराक्लिटस का। और इस एफेसस सिटी से आप थोड़ा सा और ऊपर नॉर्थ में जब जाते हैं तो एक सिटी आती है कोलोफोन। ये वो सिटी है जहाँ पे ज़ेनोफनीज़ का जन्म हुआ। और लास्ट वीडियो में हमने पिथागोरस के बारे में बात की थी। पिथागोरस का जन्म भी कोलोफोन सिटी के पास में एक सिटी है सैमोस, वहाँ पे हुआ था। इन सभी सिटीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। तो ज़ेनोफनीस का जन्म हुआ था कोलोफोन में 570 बीसी में, और वो 546 बीसी में इटली चले गए थे, जब पर्शिया ने आयोनियन सिटीज़ पे कब्जा कर लिया था उस टाइम। और इटली में कुछ टाइम रहने के बाद वो सिसली चले जाते हैं, जहाँ पे 478 बीसी में उनकी डेथ हो जाती है। मोस्टली बुक्स में आपको ज़ेनोफनीस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, लेकिन ज़ेनोफनीस के आइडियाज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न है ट्रेडिशनल गॉड्स को क्रिटिसाइज करना। ज़ेनोफनीस पहले ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने ओपनली गॉड्स को क्रिटिसाइज किया, ट्रेडिशनल गॉड्स को क्रिटिसाइज किया और नेचुरल फिलॉसफी के लिए एक बेस बनाया। अब देखते हैं कि ज़ेनोफनीस गॉड्स को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। फर्स्ट वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल गॉड्स हैं, जो होमर और हीजियोड के जो गॉड्स हैं, वो पूरी तरह से इमोरल हैं। इमोरल मीन्स अनैतिक हैं, और हमें उनकी प्रेज नहीं करनी चाहिए। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। होमर एंड हीजियोड हैव एट्रीब्यूटेड टू द गॉड्स ऑल दोज थिंग्स विच इन मैन आर ए मैटर ऑफ रिप्रोच एंड सेंश्योर, स्टीलिंग, अडल्ट्री एंड म्यूचुअल डिसेप्शन। इट मीन्स होमर एंड हीजियोड के जो गॉड्स हैं, वो सभी उन गॉड्स में वो सभी बुराइयां हैं जिनकी हम निंदा करते हैं, जैसे चोरी करना, गलत काम करना और एक दूसरे को धोखा देना। और जो ग्रीक्स हैं वो गाइडेंस के लिए, इंस्पिरेशन के लिए इन गॉड्स की ओर देखते हैं, इन गॉड्स पे ट्रस्ट करते हैं। इस पर ज़ेनोफनीस कहते हैं कि इन गॉड्स में चोरी, ठगी और बेईमानी जैसे इतने सारे दोष हैं, जैसे इंसानों में भी ऐसे दोष होते हैं, तो हमें इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। और ज़ेनोफनीस का सेकंड क्रिटिसिज्म है कि होमर एंड हीजियोड सच नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ कहानियाँ बना रहे हैं। दे आर इन्वेंटिंग स्टोरीज। इट मीन्स जो वो बता रहे हैं वो पूरी तरह से मन घड़त फेक स्टोरीज हैं। ज़ेनोफनीस लिखते हैं, ज़ेनोफनीस के वर्ड्स हैं, द इथोपियंस मेक देयर गॉड्स स्नब नोज्ड एंड ब्लैक, द थ्रेशियंस मेक देयर्स ग्रे आइड एंड रेड हेयर्ड। इट मीन्स जो इथोपियंस हैं वो अपने गॉड्स को चपटी नाक वाला और काले रंग का बनाते हैं, और जो थ्रेशियंस हैं वो अपने गॉड्स को भूरी आंखों वाला और लाल बालों वाला बनाते हैं। फिर वो लिखते हैं कि एंड इफ ऑक्सन एंड हॉर्सेस एंड लायंस हैड हैंड्स एंड कुड ड्रॉ विद देयर हैंड्स एंड डू व्हाट मैन कैन डू, हॉर्सेस वुड ड्रॉ द गॉड्स इन द शेप ऑफ हॉर्सेस एंड ऑक्सन इन द शेप ऑफ ऑक्सन, ईच गिविंग द गॉड्स सिमिलर टू देयर ऑन। अगर लायंस या हॉर्सेस के हाथ होते और वो ड्राइंग बना सकते इंसानों की तरह, तो वो गॉड्स को अपने जैसा बनाते। हॉर्सेस गॉड्स को हॉर्स के जैसे ड्रॉ करते, लायंस जो है गॉड्स को लायन के जैसे ड्रॉ करते। तो यहाँ ज़ेनोफनीज साफ साफ कहते हैं कि होमर एंड हीजियोड की जो गॉड्स हैं वो उनकी सिर्फ इमेजिनेशन है, फेक स्टोरीज है। आपने कई बार जो एथीस्ट है उनको कहते हुए सुना होगा कि गॉड्स ने ह्यूमंस को नहीं बनाया है, ह्यूमंस ने गॉड्स को बनाया है। और यही बात ज़ेनोफनीज के इस कोट में नजर आ रही है। और ज़ेनोफनीस का थर्ड क्रिटिसिज्म ये है कि गॉड्स को मानने वाले, जो लोग गॉड्स को मानते हैं, उन्हें बिलीव करते हैं, वो नेचुरल इवेंट्स को माइथोलॉजिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं। ज़ेनोफनीस के वर्ड्स हैं, शी whom मैन कॉल आइरिस टू इज इन रियलिटी ए क्लाउड, पर्पल, रेड एंड ग्रीन टू द साइट। होमर की जो बुक है इलियाड, द इलियाड, उसमें एक गॉडेस है जिसका नाम है आइरिस। आइरिस को गॉड्स का मैसेंजर माना जाता है। और जो ग्रीक्स हैं उनको लगता है कि ये जो रेनबो है
वो आयरिस है। तो जेनोफिनीस कहते हैं कि जिस रेनबो का आप गॉडेस कहते हैं वो एक कलरफुल क्लाउड है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो कहते हैं कि नेचुरल इवेंट्स को आप नेचुरल वे में एक्सप्लेन कीजिए, उसको आप माइथोलॉजिकल वे में मत लेकर जाइए। तो ये उनके 3 क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट, कि ट्रेडिशनल गॉड्स इमोरल हैं, वो चोरी, ठगी, बेईमानी ये सब करते हैं, धोखा देते हैं। और सेकंड, कि जो गॉड्स की जो कहानियाँ हैं वो सच नहीं हैं, होमर ने अपनी इमेजिनेशन से उन्हें बनाया है। और अगर जानवर ड्रॉ कर सकते तो वो गॉड्स को अपने जैसा बनाते। और लास्ट में जो नेचुरल इवेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए माइथोलॉजी का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे रेनबो जिसको गॉडेस माना जाता है वो सिर्फ एक क्लाउड है। तो ऐसे वो ट्रेडिशनल गॉड्स को, ग्रीक गॉड्स को क्रिटिसाइज करते हैं। पिथागोरस उनके कंटेम्प्रेरी थे और पिथागोरस ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स में बिलीव करते थे, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन जेनोफनीज ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स में बिलीव नहीं करते। उन्होंने पिथागोरस का इस आइडिया की वजह से मजाक भी उड़ाया था। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें एक बार एक पर्सन एक कुत्ते को मार रहा होता है और पिथागोरस वहाँ से जा रहे होते हैं, और उस कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनकर पिथागोरस चिल्लाते हैं कि इस कुत्ते को मारना बंद करो, इस कुत्ते में मुझे मेरे मरे हुए दोस्त की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी आत्मा इसमें है और मैं इसको इसकी आवाज़ से पहचान सकता हूँ, इसके रोने से पहचान सकता हूँ। तो ये स्टोरी जेनोफनीज की राइटिंग्स में आती है, जिसमें वो पिथागोरस का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप जेनोफनीज की बुक रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर पिथागोरस का नाम नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये जो स्टोरी है पिथागोरस के लिए लिखी गई थी। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि जेनोफनीज एक एथीस्ट या डिसबिलीवर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जेनोफनीज कहते हैं कि गॉड इज ओनली वन, ग्रेटेस्ट अमंग गॉड्स एंड मैन, इन नो वे सिमिलर टू मॉर्टल्स, ईदर इन बॉडी और माइंड। तो वो कहते हैं कि गॉड सिर्फ एक है, देर इज ओनली वन गॉड, और ये जो वन गॉड है इन नो वे सिमिलर टू मॉर्टल्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो पॉइंट है नो वे सिमिलर वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। उस वन गॉड के लिए वो लिखते हैं, ही सीज ऑल ओवर, he thinks all over, hears all over, he remains always in the same place without moving, nor is it fitting that he should come and go, first to one place and then to another. But without toil, he sets all things in motion by the thought of the mind. तो जेनोफनीस का जो गॉड है वो देखता है, सोचता है और सुनता है, लेकिन ह्यूमंस की तरह नहीं। वो कभी मूव नहीं करता, क्योंकि मूव वहीं पर किया जा सकता है जहाँ पर कोई चीज़ पहले नहीं है। अगर वो सब जगह पर एक जैसा है तो वो मूव नहीं कर सकता। और वो बिना किसी एफर्ट के सिर्फ अपने माइंड से चीज़ों को कंट्रोल करता है। इट मीन्स ये जो गॉड है ये एक इंटेलिजेंट गॉड है। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो ग्रीक्स हैं वो ऑर्डर को इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करते हैं। ऑर्डर मीन्स व्यवस्था। जहाँ भी ऑर्डर होगा वहाँ कोई ना कोई इंटेलिजेंट फोर्स होगी। कोई भी चीज़ अगर परफेक्ट ऑर्डर में है तो कोई ना कोई इंटेलिजेंट फोर्स, कोई ना कोई इंटेलिजेंस उसके पीछे काम कर रही है। अगर बिना इंटेलिजेंस के चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे सभी चीज़ें जो हैं केओस में आ जाएंगी, अव्यवस्था हो जाएगी। तो जो ग्रीक्स हैं वो ऑर्डर को रिलेट करते हैं इंटेलिजेंस के साथ। ये असम्पशन कितना सही है इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है उसमें कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं जो इस असम्पशन को चैलेंज करती हैं। एक बुक है केओस के नाम से, केओस मेकिंग ए न्यू साइंस के नाम से, उसमें इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, लेकिन इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे। तो हमने देखा कि जो जेनोफनीस का गॉड है वो बहुत ही डिफरेंट है। गॉड इज़ ओनली वन। और ग्रीक के जो गॉड्स थे, बहुत सारे गॉड्स थे, जैसे ज़्यूस, पोसाइडन, अपोलो, हर्मिस, एफ्रोडाइट। लेकिन जेनोफनीस के अकॉर्डिंग गॉड इज़ ओनली वन। बहुत सारे या मल्टीपल गॉड्स जैसे होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीथीज़म, और जो वन गॉड होता है उस कंसेप्ट को कहते हैं मोनोथीज़म। तो जेनोफनीस मोनोथीज़म को सपोर्ट कर रहे हैं और पॉलीथीज़म को अपोज कर रहे हैं। वैसे उस टाइम में ये जो कंसेप्ट था मोनोथीज़म या पॉलीथीज़म का, ये इतना ज़्यादा
क्लियर नहीं था, ये कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं था, इसलिए हम उन्हें जेनोफनीज को कैटेगराइज नहीं कर सकते, और एक्चुअल में उन्हें कैटेगराइज नहीं करना चाहिए इस बेस पे। लेकिन फिर भी ये बात साफ है कि उनके अकॉर्डिंग गॉड इज़ ओनली वन। सेकेंड पॉइंट है कि जो जेनोफनीज का गॉड है वो एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है। एंथ्रोपोमॉर्फिक क्या होता है? इट मीन्स ह्यूमन फॉर्म में या ह्यूमंस की जैसी क्वालिटीज़ का होना। तो उनका जो गॉड है वो ह्यूमंस के जैसा नहीं है, ह्यूमंस की जैसी उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। उनका जो गॉड है वो अनमूवेबल है, वो मूव नहीं कर सकता। उनके गॉड का कोई ओरिजिन नहीं है। गॉड ना ही इनफाइनाइट है और ना ही फाइनाइट है। गॉड ना ही चेंजेबल है ना ही चेंजलेस है। तो ऐसा उनका गॉड है जो वन है और ह्यूमन से पूरी तरह अलग है। और जेनोफनीज का जो ये आइडिया है गॉड इज़ वन, इसको वो और ज़्यादा स्ट्रेस देकर कहते हैं, और वो कहते हैं ऑल इज़ वन। ऑल इज़ वन। उनके कंप्लीट वर्क्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए हम पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ऑल इज़ वन, इसका इलियाटिक स्कूल पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। इलियाटिक स्कूल्स में जैसे फेमस फिलोसफर हैं परमेनाइडिस और जीनो, जिनके बारे में आगे की वीडियोस में बात करेंगे, उन्होंने इस वन के कंसेप्ट को फर्दर डेवलप किया था। और वैसे माना जाता है कि परमेनाइडिस जो है वो जेनोफिनीस के स्टूडेंट थे। एक और ज़रूरी पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जेनोफिनीस जब ये कहते हैं कि गॉड इज़ ओनली वन, और ऐसा कहकर जब वो मोनोथिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोथिज्म पहले नहीं था। गॉड एक है, ये मोनोथिज्म का जो कंसेप्ट है ये जेनोफनीस से बहुत पहले दिया जा चुका था ओल्ड टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट एक बाइबल का पार्ट है, उसमें ये जो कंसेप्ट है गॉड इज़ ओनली वन, ये बहुत पहले दिया जा चुका था। इजिप्ट के अंदर भी एक रिलीजन था जिसमें मोनोथिज्म का कंसेप्ट था। तो ये कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जेनोफनीस का जो मोनोथिज्म है उसमें और बाकी जो रिलीजन्स हैं उनका जो मोनोथिज्म है उसमें एक मेजर डिफरेंस है। बाकी जो भी रिलीजन्स हैं वो जब मोनोथिज्म की बात करते हैं तो उनका जो कंसेप्ट है रिलीजियस बुक्स में से आता है, या जिसको हम कहते हैं रिवेल्ड बुक्स। जब गॉड अपनी तरफ से एक एजेंट या मैसेंजर के थ्रू कोई नॉलेज रिवेल करते हैं या कोई जानकारी प्रकट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिवेल्ड बुक्स या रिवेल्ड नॉलेज। जैसे कुरान या बाइबल। तो इन बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो गॉड्स ने प्रकट की है। ये किसी की रीजनिंग का रिजल्ट नहीं है, रीजनिंग पर बेस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जो है वो लॉजिकल और रैशनल वे में सोच कर एक कंक्लूजन पे पहुंचा हो कि यस देयर इज ओनली वन गॉड, ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ पर हम रिवेल्ड थियोलॉजी और नेचुरल थियोलॉजी के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं एक बार। सिंपल वे में जो थियोलॉजी है उसमें थियो का मीनिंग है गॉड और लॉजी का मीनिंग है स्टडी करना या स्टडी या डिस्कोर्स। सो थियोलॉजी मीन्स ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द डिवाइन, ये गॉड के बारे में स्टडी करना। रिवेल्ड थियोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो स्टडी है वो डिवाइन रेवलेशन पर डिपेंड होती है। जैसे गॉड को जब स्टडी करते हैं बाइबल के पर्सपेक्टिव से, बाइबल जो एक रिवेल्ड इंफॉर्मेशन है, इस बुक को गॉड ने रिवेल किया है, प्रकट किया है, और इस बुक के माध्यम से, इस बुक के मीडियम से गॉड को स्टडी करना। और नेचुरल थियोलॉजी में क्या होता है, इसमें गॉड को स्टडी करते हैं लेकिन रीजन के बेस पे। इसमें रीजन और ऑब्जर्वेशन के बेस पर गॉड को स्टडी किया जाता है। इसमें किसी स्क्रिप्चर का यूज़ नहीं किया जाता, किसी स्क्रिप्चर का या किसी रिवेल्ड बुक का यूज़ नहीं किया जाता। तो जो फिलोसफर हैं वो नेचुरल थियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो जेनोफिनीस जब गॉड की बात करते हैं तो वो किसी रिवेल्ड स्क्रिप्चर या बुक के बेस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो रीजन और ऑब्जर्वेशन के बेस पर बात कर रहे हैं। तो जेनोफिनीस पहले ऐसे फिलोसफर हैं, पहले ऐसे पर्सन हैं जो रीजन एंड ऑब्जर्वेशन के बेस पर गॉड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, गॉड के बारे में बताते हैं। तो उनका जो मोनोथिज्म है किसी बुक पर बेस्ड नहीं है, उनका जो मोनोथिज्म पूरी तरह से लॉजिक पर बेस्ड है। हम उनको फर्स्ट नेचुरल थियोलॉजिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उनको कह सकते हैं कि उन्होंने नेचुरल थियोलॉजी के लिए एक अर्ली फाउंडेशन प्रिपेयर कर दिया। उनके इस आइडिया को हम नेचुरल थियोलॉजी का एक ग्राउंड वर्क कह सकते हैं। अब देखते हैं जेनोफिनीस ने नेचर ऑफ नॉलेज को कैसे एड्रेस किया है।
उन्होंने नॉलेज के बारे में बहुत ही कम लिखा है, लेकिन वो पहले ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। वो कहते हैं, द गॉड हैव नॉट रिवील्ड ऑल थिंग्स फ्रॉम द बिगनिंग टू मॉर्टल्स, बट बाय सीकिंग मैन फाइंड आउट इन टाइम व्हाट इज बेटर। तो यहाँ वो साफ साफ कहते हैं कि जो होमर और हीजियोड हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आपको याद होगा होमर एंड हीजियोड जो एंशियंट ग्रीक पोइट्स हैं जिन्होंने गॉड्स के बारे में लिखा है, वो अपनी पोइम्स को शुरू करने से पहले कहते हैं कि वो जो भी बता रहे हैं वो सब उनको गॉड्स ने बताया है। वो अपनी पोइम्स को सच प्रूव करने के लिए गॉड्स का सहारा लेते हैं कि गॉड्स ने उनको ये सब बताया। और जेनोफनीस कहते हैं कि गॉड्स हैव नॉट रिवील्ड ऑल थिंग्स फ्रॉम द बिगनिंग टू मॉर्टल्स, कि गॉड्स ने ह्यूमंस को शुरू से सब कुछ नहीं बताया है, शुरू से सब बातें नहीं बताई हैं। और वैसे भी जो जेनोफनीस थे वो ग्रीक गॉड्स में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये सभी जो गॉड्स हैं होमर और हेजियोड ने इन्वेंट किए हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये जो गॉड्स हैं इन्होंने हमें शुरू से सब कुछ नहीं बताया है तो हम कैसे जान सकते हैं? अगर गॉड्स ने नहीं बताया तो हम कैसे जान सकते हैं? इस पर जेनोफिनिस कहते हैं कि बाय सीकिंग मैन फाइंड आउट इन टाइम व्हाट इज बेटर। इट मीन्स मनुष्य खोज करके, इंक्वायरी करके, धीरे धीरे समय आने पर सब कुछ जान लेता है कि क्या सही है। फिर वो कहते हैं कि नो मैन नोज द ट्रूथ नॉर विल देयर बी ए मैन हु हैज नॉलेज अबाउट द गॉड्स एंड व्हाट आई से अबाउट एवरीथिंग, फॉर इवन इफ ही वर to hit by chance upon the whole truth, he himself would not be aware of having done so, but each forms his own opinion। या वो कहते हैं कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सच को जानता हो, और ना ही ऐसा कोई पर्सन होगा जो गॉड्स के बारे में जान पाएगा। और बाय चांस ऐसा कोई पर्सन होता भी है जो सच को जानता हो तो उसे खुद नहीं पता चलेगा कि क्या वो सच को जानता है। वो इस सर्टेनिटी तक नहीं पहुंच पाएगा कि जो वो जानता है वही सत्य है। तो जेनोफिनिस कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आप कुछ जानते हैं, ऐसा कोई ट्रुथ है जो आपको पहले से पता है, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि आप जो जानते हैं वही सच है? बाय चांस आप जानते भी हैं तो वो आपको कैसे, मतलब श्योरिटी कैसे होगी? इसलिए जेनोफिनिस कहते हैं कि जो हम जानते हैं वो सब हमारे ओपिनियंस हैं। अब यहाँ नॉलेज और ओपिनियंस के बीच में एक कन्फ्यूजन है। आप जो जानते हैं वो सच में नॉलेज है या फिर आपका ओपिनियन है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? और इस प्रॉब्लम को प्लेटो ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। जब प्लेटो को हम रीड करेंगे तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और जेनोफिनिस का ये जो पॉइंट है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सच को जानता हो या कभी सच को जान पाएगा, इस पॉइंट को स्केप्टिक्स जो है वो पिक कर लेते हैं। फिलॉसफी में एक पोजीशन है जिसको हम कहते हैं स्केप्टिसिज्म, जो ये मानते हैं कि नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है। हम कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं जान सकते। हम जो भी जानते हैं वो सिर्फ हमारे ओपिनियंस या बिलीव्स हो सकते हैं। तो जो स्केप्टिसिज्म की पोजीशन को सही मानते हैं उनको हम कहते हैं स्केप्टिक्स। वो जेनोफिनिस की इस बात को इस सेंस में लेते हैं कि हम कभी भी श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं जान सकते। अगर हम ये बात मान भी लेते हैं कि नॉलेज पॉसिबल नहीं है और हम कुछ भी पूरी तरह से पूरी श्योरिटी के साथ नहीं जान सकते, फिर भी जेनोफिनिस ये कहते हैं कि सभी बिलीफ्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ बिलीफ या कुछ ओपिनियंस हैं जो ज़्यादा पास होते हैं सच के, दूसरे से ज़्यादा बेटर होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि बाय सीकिंग मैन फाइंड्स आउट इन टाइम व्हाट इज़ बेटर। खोज करने से, इंक्वायरी करने से, टाइम के साथ साथ हम जान जाते हैं कि व्हाट इज़ बेटर, कौन सा ओपिनियन जो है ज़्यादा सही है, कौन सा जो ओपिनियन है बेटर पोजीशन में है, विच वन इज़ बेटर। लेकिन अगर कोई भी सच को नहीं जानता तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर जेनोफिनिस कहते हैं, लेट दीज थिंग्स देन बी टेकन एज लाइक द ट्रूथ। इट मीन्स जब तक आप ट्रुथ को नहीं जानते तब तक आप इन्हें ही ट्रुथ के जैसा मानकर चलिए और सीकिंग इंक्वायरी या खोज करते रहिए। आपने देखा होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने एक्सप्लेनेशंस को थ्योरी कहते हैं। वो ये कभी नहीं कहते कि ये फाइनल ट्रुथ है। थ्योरी का मीनिंग है कि ये अब तक की सबसे बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। तो जब तक
इस थ्योरी से बेटर कोई थ्योरी नहीं मिल जाती, इसको ही हम सच मानकर चलते हैं। और जब इससे बेटर कोई थ्योरी हमें मिल जाएगी तो एक नई थ्योरी बन जाती है। तो ज़ेनोफनीज भी यही कहना चाहते हैं कि आप कंस्टेंट सर्च करते रहिए, इंक्वायरी करते रहिए, और जब तक फाइनल ट्रुथ तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक जो आपने सर्च किया है उसको ही सच के जैसा या लाइक द ट्रुथ मानकर चलिए। वो कहते हैं कि हम कभी भी सच तक मतलब नहीं पहुंच सकते, पूरी श्योरिटी के साथ हम सच को नहीं जान सकते, लेकिन सर्च करने से, इंक्वायरी करने से, सीकिंग से हम एक बेटर व्यू तक पहुंच सकते हैं। एक और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो ज़ेनोफनीज ने दिया। ज़ेनोफनीज कहते हैं कि जो सेंसेस हैं, जो सेंस परसेप्शन है, वो रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो चीज़ों को देखने का, सुनने का, टेस्ट करने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये एक ही पर्सन में भी अलग अलग हो सकता है। ज़ेनोफनीज के वर्ड्स हैं, इफ़ गॉड हैड नॉट मेड येलो हनी मैन वुड थिंक फिग्स वर मच स्वीटर। इट मीन्स यदि गॉड ने शहद नहीं बनाया होता तो सभी लोग अंजीर को ही अधिक मीठा समझते। सबको लगता है कि अंजीर से मीठी कोई चीज़ नहीं है। इट मीन्स हमारी जो परसेप्शन है, हमारा जो देखने का नज़रिया है, हमारे जो जजमेंट्स हैं, हमारे जो ओपिनियंस हैं, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम उनका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शहद और अंजीर दोनों हैं, उन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे कि शहद जो है वो ज़्यादा मीठा है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ अंजीर है और शहद हमारे पास नहीं है तो अंजीर ही हमारे लिए सबसे मीठा ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए हमारी जो सेंस परसेप्शन है वो रिलेटिव होती है, सापेक्ष होती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो मीडियम स्पाइसी फूड आपको फीका लगेगा, और अगर आप बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं तो जो मीडियम स्पाइसी फूड है वो आपको तेज़ लग सकता है। और आपने देखा होगा कि जैसे जब घर में खाना बनता है तो एक पर्सन कहता है कि मिर्च बहुत ज़्यादा है और दूसरा पर्सन ये कहता है कि मिर्च बहुत ही कम है। दोनों का फूड बिल्कुल सेम है, एक ही फूड वो खा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो सेंस परसेप्शन है वो दोनों का अलग अलग होता है। और अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यूरोप में हीट वेव्स चल रही हैं, बहुत गर्म लू चल रही है वहाँ पे, और वहाँ का टेम्परेचर शो कर रहे हैं 28 से 32 डिग्री के आसपास। अब इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो टेम्परेचर है 28 से 32, ये टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो यही बात ज़ेनोफनीस कहना चाहते हैं कि हमारा जो सेंस परसेप्शन है वो रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सेम चीज़ के लिए अलग अलग पर्सन का जो परसेप्शन है, एक्सपीरियंस है, जो जजमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। और ज़ेनोफनीस से पहले जो फिलोसोफर्स थे वो सब आउटर वर्ल्ड के बारे में बात करते थे, जैसे गॉड्स के बारे में, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में, फंडामेंटल स्टफ के बारे में। लेकिन ज़ेनोफनीस पहले ऐसे फिलोसोफर हैं जो क्वेश्चनिंग को भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम सच को जान सकते हैं, क्या हम श्योरिटी या सर्टेनिटी तक पहुंच सकते हैं, ओपिनियन और नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंडर आते हैं, जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। आपको याद होगा हमने जो फर्स्ट वीडियो में इस बात को डिस्कस किया था कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। तो ज़ेनोफनीस पहले ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने एपिस्टेमोलॉजी या थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात की, उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। हम शायद उन्हें फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी भी कह सकते हैं। माइलेसियन फिलोसफर्स की तरह ज़ेनोफनीस ने भी अल्टीमेट स्टफ क्या है इस पर विचार किया था, और ज़ेनोफनीस कहते हैं कि ऑल थिंग्स आर फ्रॉम अर्थ एंड इन अर्थ ऑल थिंग्स एंड्स। तो ज़ेनोफनीस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों का जो ओरिजिनल सोर्स है वो अर्थ है। वो ये भी मानते हैं कि अर्थ किसी चीज़ पे टिका नहीं है। हमारे पैरों के नीचे ये जो ज़मीन है, ये जो अर्थ है, ये इनफाइनाइट लेवल तक है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई लास्ट पॉइंट नहीं है। और वो ये भी मानते हैं कि जो सूरज है वो अर्थ के चारों ओर घूमकर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जो अर्थ है वो इनफाइनाइट है, इसलिए सूरज का ऐसा घूम कर आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो लिखते हैं कि हर रोज़ एक नया सूरज निकलता है,
हर रोज़ जो टाइनी स्पार्क्स होती हैं, जो आग की चिंगारियाँ होती हैं, वो सब मिलकर एक नया सूरज बनाती हैं, और दिन के एंड में, दिन के अंत में वो सभी जो चिंगारियाँ हैं वो बिखर जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। और जेनोफिनीस को ये बिलीव था कि ये जो अर्थ है किसी टाइम पे पानी से कवर्ड थी। उनका ये बिलीफ फॉसिल्स जो रिकॉर्ड होता है उनके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि माउंटेन्स और लैंड्स में, मतलब पहाड़ों पर और ज़मीन पर भी, सभी सी क्रिएचर्स के जो फॉसिल्स हैं वो अवेलेबल हैं। फॉसिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फॉसिल्स को कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म कहते हैं जो पुराने समय के जीव या प्लांट्स होते हैं, उनके जो अवशेष हैं वो पत्थरों में और चट्टानों में दबे रह जाते हैं। तो ये जो फॉसिल्स हैं, ये जो फॉसिल्स होते हैं, इससे पता चल जाता है कि पुराने टाइम के जो जीव थे वो कैसे कैसे थे और कैसे रहते थे। तो जेनोफनीज ने ये देखा कि ऐसे जीव जो समुद्र में रहते हैं, उनके फॉसिल्स या जीवाश्म पहाड़ों पर और ज़मीन पर, चट्टानों के अंदर मिल रहे हैं। तो ये देखकर उन्होंने ऐसा आइडिया लगाया कि शायद कभी ये जो अर्थ है वो पानी से ढकी थी, पानी से पूरी तरह कवर्ड थी, और ये समुद्र के जो जीव हैं ये यहाँ पर रहते थे। ये सब सुनने में आपको बहुत ही फ़नी लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो किसी गॉड, माइथोलॉजी या स्क्रिप्चर पर डिपेंड नहीं थी। वो नेचर के हर एक इवेंट को नेचुरल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। वो जिस कल्चर में रहते थे वहाँ पर एक जनरल व्यू था कि जो भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं वो सभी गॉड्स की वजह से होते हैं, माइथोलॉजिकल रीज़न की वजह से होते हैं। इसलिए जेनोफनीज अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थे। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जेनोफनीज एक इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र हैं, और उनके बारे में मोस्टली बुक्स में नहीं बताया जाता या डिटेल से नहीं बताया जाता। तो अभी मैं आपको एक समरी देना चाहता हूँ जिससे आपको उनका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि जेनोफनीज का सिग्निफिकेंस क्या था। तो पॉइंट 1 है नेचुरल फिलॉसफी को सपोर्ट करना। तो जेनोफनीज कहते हैं कि जो भी नेचुरल इवेंट्स हैं उनको नेचुरल वे में एक्सप्लेन करना चाहिए, माइथोलॉजिकल वे में नहीं। जैसे वो एग्जांपल देते हैं रेनबो का, कि जो रेनबो है वो एक्चुअल में एक कलरफुल क्लाउड है, ये कोई आयरस नाम की गॉडेस नहीं है। तो यहाँ वो माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को अपोज कर रहे हैं और नेचुरल एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट है एंथ्रोपोमॉर्फिक जो कैरेक्टर है गॉड्स का, उसको अपोज करना। जेनोफनीज कहते हैं कि जो गॉड्स हैं वो ह्यूमंस की जैसे नहीं हैं और ह्यूमन से पूरी तरह अलग हैं। जिन गॉड्स के बारे में हम बात करते हैं वो सब ह्यूमंस ने इन्वेंट किए हैं, वो सभी ह्यूमंस की इमेजिनेशन है, और जो एक्चुअल में जो गॉड्स हैं वो ह्यूमंस के जैसे नहीं है, ह्यूमन की फॉर्म में या ह्यूमन की कोई क्वालिटी उसमें नहीं है। और थर्ड पॉइंट है मोनोथीज्म। जेनोफनीज कहते हैं कि गॉड इज़ ओनली वन, और इस पॉइंट को वो रैशनली एंड लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जेनोफनीज का जो मोनोथीज्म है और जो गॉड की डेफिनेशन है वो नेचुरल थियोलॉजी का एक फाउंडेशन है, कि हम बिना किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर के भी गॉड को रीज़न एंड ऑब्जर्वेशन के बेस पर समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है एपिस्टेमोलॉजी का। जेनोफनीज ऐसे पहले पर्सन थे, पहले फिलोसोफर थे जो नेचर ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, जो नॉलेज के प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या नॉलेज पॉसिबल है, और नॉलेज और ओपिनियन के बीच में क्या डिफरेंस है। वो प्रॉब्लम ऑफ सर्टनिटी की बात करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ श्योरिटी की बात करते हैं, कि बाई चांस ऐसा कोई पर्सन है जो ट्रुथ को जानता है, तो वो कैसे सर्टन हो सकता है इस चीज़ के लिए, कैसे वो श्योर हो सकता है कि यही ट्रुथ है। और जेनोफनीज फिर ये भी बताते हैं कि जो सेंस परसेप्शन है वो रिलेटिव है, सापेक्ष है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो जजमेंट्स हैं, हम वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है फॉसिल्स का। जेनोफनीज ने फॉसिल्स की ओर ध्यान खींचा। ये साइंस की फील्ड में एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था, और तब से लेके आज तक ये जो फॉसिल्स हैं इनको स्टडी किया जा रहा है। तो ये जो आइडियाज़ हैं नेचुरल थियोलॉजी का, पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज का, प्रॉब्लम ऑफ सर्टनिटी का, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन का, और रिलेटिविटी ऑफ सेंस परसेप्शन का, ये सभी जो आइडियाज़ हैं ये तब से लेके आज तक स्टडी किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम फिलॉसफी को आगे और स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो आइडियाज़ हैं ये बार बार अलग अलग टाइम में रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग फिलोसफर इनको डिस्कस कर रहे हैं। जो भी फिलोसफर्स हैं वो इन सब आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं। एरिस्टोटल के नाम से एक फ़िलासफ़र हैं जो
जो कहते हैं कि चीज़ों को समझने के लिए उन्हें डेवलप होते हुए देखना ज़रूरी है। आपको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से, जब किसी आइडिया का, किसी चीज़ का जब जन्म होता है, उस पॉइंट से पूरी डेवलपमेंट को देखना होगा, तभी आप उस चीज़ को पूरी तरह समझ पाएंगे। इसलिए एंशियंट फिलॉसफी जो है, एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम है जब इन सभी आइडियाज़ का जन्म हो रहा था। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आइडियाज़ हैं उनको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से आज तक जो भी उनकी डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट की पूरी चेन जो है बिना ब्रेक किए एक्सप्लेन कर सकूं, जैसे एरिस्टोटल कहते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। बहुत माइनर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं और हम उनको देख भी नहीं पाते। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ज़ेनोफिनीज़ की फ़िलॉसफ़ी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।